जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का यह क्लास है हमारा बायोलॉजी का। इसमें 25 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, समूह 1 एवं समूह 2 को सही तरीके से मैच कीजिए। मैच वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो समूह 1 यहां पर दिया है और यहां पे समूह 2 दिया गया है। समूह 1 में आप लोग देख सकते हैं स्पीशीज दी गई है, पौधों के नाम दिए गए हैं। और समूह 2 में आप लोग देख सकते हैं उनके वैज्ञानिक नाम को दिया गया है। तो समूह ए में पहले दिया है गेहूं, बी में दिया है अश्वगंधा, सी में दिया है मूंगफली और डी में दिया है चावल। तो चलिए सबको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे देखिए गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है वो ट्रिटिकम वल्गैरी है। ऑप्शन 4 हो जाएगा समूह 2 का। इसी प्रकार से अश्वगंधा की जब बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नाम है विदानिया सोमनिफेरा। समूह 2 का विकल्प 3 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मूंगफली की, तो मूंगफली के लिए जो वैज्ञानिक नाम हम लोग यूज करते हैं, मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो है अरेकिस हाइपोजिया। समूह 2 का विकल्प 1 हो जाएगा। और चावल की जब बात करेंगे तो ये ओराइजा सेटाइवा। तो इस तरह से पहले के लिए क्या हो जाएगा? चौथा। पहले के लिए क्या हो जाएगा? चौथा। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और सी ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और डी ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न के लिए आप सभी का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी लोग यहां पर नीचे देख सकते हैं सही सुमेलन है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम वुल्गैरी, अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विदानिया सोमनिफेरा, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया और ठीक इसी प्रकार से चावल का वानस्पतिक नाम दिया गया है ओराइजा सेटाइवा। अब देखिए इनके फैमिलीज के नाम भी याद कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गेहूं इनमें से किस फैमिली का है? पोएसी का है, लिलिएसी का है, लैमिएसी का है या मालवेसी का है? तो इस प्रकार से प्रश्न आपका बनेगा। अश्वगंधा पूछ ले, मूंगफली पूछ ले, चावल पूछ ले, ठीक है। तो कोई भी स्पीशीज दे करके उसके फैमिली का नाम पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या है? सोलेनम है, सोलेनेसी है, ट्यूबरोसम है या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम में देखिए जब वैज्ञानिक नाम की हम बात करते हैं, साइंटिफिक नेम्स की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो यहां पे 2 वर्ड्स आते हैं। पहला जो वर्ड होता है वो उसके जीनस को दर्शाता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो उसके स्पीशीज को दर्शाता है। तो ये जो सोलेनम है यही आपका जेनेरिक नेम है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम वैसे नाम किसका है? तो आलू का जो है वानस्पतिक नाम है। चलिए फैमिली इसकी कौन सी है? तो सोलेनेसी है। जब फैमिली पूछे तब सोलेनेसी बताइएगा और जब जेनेरिक नाम पूछे तो सोलेनम बताना है और जब स्पीशीज का नाम पूछे तो ट्यूबरोसम बताना है। लेकिन यहां पर इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरेसम आलू का वानस्पतिक नाम है। इसके जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम, जेनेरिक नेम जो है भाई वो सोलेनम है तथा स्पेसिफिक नेम जो है, स्पीशीज का नाम जो है वो ट्यूबरोसम है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। आइए चलते हैं आज की इस क्लास के तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाई। ए ऑप्शन है डी कंडोले, बी ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, सी ऑप्शन है प्लिनी और डी ऑप्शन है लीनियस। तो यहां पे टैक्सोनॉमी वर्ड की जब जब बात की जाएगी किसने क्वाइंड किया, तो यहां पे इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ए पी डी कंडोले द्वारा टैक्सोनॉमी वर्ड को जो है रचा गया था, क्वाइंड किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न आपके 2021 की प्रवेश परीक्षा में भाई पूछे गए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। वैज्ञानिक नाम और प्लांट के नेम से संबंधित है। कॉमन नेम और वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। तो प्रश्न संख्या चौथा स्क्रीन पर है। कौन सा युग्म सही है, कौन सी जोड़ी सही है? ए ऑप्शन दिया गया है टीक,
तो दिया गया है इसके लिए साइंटिफिक नेम डिप्टेरोकार्पस। बी ऑप्शन दिया गया है साल, तो इसके लिए दिया गया है टेक्टोना। सी ऑप्शन दिया गया है चीड़, तो इसके लिए दिया गया है विकल्प में सेड्रस। और डी विकल्प दिया है शीशम, तो शीशम के लिए दिया गया है डेल्बेर्जिया। तो अब बताइएगा इस प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, इसका विकल्प आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं शीशम के वानस्पतिक नाम की, तो इसका जो नाम होता है भाई वो डेल्बेर्जिया सिसु होता है। डेल्बेर्जिया क्या है, जेनेरिक नेम है, और सिसु क्या है, स्पेसिफिक नेम है या फिर स्पीसीज का नाम। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यही प्रश्न अंग्रेजी में छापा गया है, विच वन इज करेक्टली पेयर्ड, कौन सा करेक्टली पेयर किया गया है। टिक डिप्टेरोकार्पस गलत बात है भाई, साल टेक्टोना गलत बात है, चीड़ सिड्रस गलत बात है। सही बात क्या है, शीशम के लिए डेल्बेर्जिया। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। शीशम का वानस्पतिक नाम डेल्बेर्जिया सिसु है, जिसमें डेल्बेर्जिया इसका जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम तथा सिसु स्पेसिफिक अर्थात स्पीसीज का नाम है। वहीं पर जब हम बात करेंगे टीक के जेनेरिक नाम की, तो टीक का जेनेरिक नाम है टेक्टोना। स्पीसीज की बात कर लेंगे तो ग्रांडिस, तो टेक्टोना ग्रांडिस क्या हो जाएगा, टीक का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। जबकि हम अगर बात करेंगे साल की, तो साल को कहते हैं सोरिया रोबस्टा, जहां पे सोरिया आपका जेनेरिक नेम है और रोबस्टा आपका स्पीसीज का नाम है। वहीं पर जब हम बात करेंगे चीड़ की, तो चीड़ का क्या है भाई, पाइनस स्पीसीज है। ऑप्शन यहां पर इस प्रश्न के लिए डी ही करेक्ट होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं कहां पे, आंतरीय जीवाणुओं ई कोलाई में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो बात करेंगे T4 बैक्टीरियोफेज की, तो ये भाई देखिए ट्वार्ट एंड डी हैरल के द्वारा खोजा गया था, और ये जो है कहां ग्रोन किए जाते हैं, तो इन द कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे लिखा भी गया है T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। चलिए भाई आते हैं अगले प्रश्न पर। 7 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है विरियन मींस, विरियन का अर्थ है तो वायरस का कैप्सिड, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है वायरस की पूर्ण अवस्था। सी ऑप्शन वायरस का न्यूक्लिक एसिड। डी ऑप्शन है मृत वायरस। तो जब भी विरियन की बात की जाएगी तो यह क्या है, एक डेड वायरस है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आपके अरिहंत बुक में भी दिया गया है, आप लोग देख पाएंगे वहां पर, ठीक है। तो कोलीफेज 5x174 में होता है। द्विसूत्री आरएनए होता है, एक सूत्री आरएनए होता है, या फिर द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है, या फिर एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। तो यहां पे कोलीफेज 5x174 क्या कंटेन करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर भाई, तो एक सूत्री डीएनए जो है कंटेन करता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा, एक सूत्री डीएनए। चलिए आएंगे 9 नंबर के क्वेश्चन पर। 9वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे देखिए वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। विरियन का अर्थ क्या है, डेड वायरस है। आपका डी आंसर इसके लिए भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पर। 10वें नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाई। अब यहां पे हाइड्रो से क्या समझेंगे, जल, और फोबिया से क्या समझेंगे, डरना। तो पानी को देख करके जब डर लगने लगे तो वो रोग, वो स्थिति क्या हो जाती है, हाइड्रोफोबिया हो जाती है। और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब बॉडी में रेबीज वायरस का इंजेक्शन हो जाता है। कैसे होता है, जब कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता काट लेता है ना, और इंजेक्शन समय पर नहीं लगवाते हैं, तब रेबीज आ जाता है, और रेबीज के कारण ही यहां पे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, वायरस। प्रश्न संख्या 10 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। यहां पे देखिए लिखा भी गया है, यह रोग मनुष्य में पागल कुत्ते के काटने से फैलता है, इसलिए बच के रहिए भाई। तो हम तो कहते हैं पागल कुत्ते से क्या, सभी वस्तुओं से बचिए, सांप से भी बचिए, है ना भाई।
और आजकल एक पागल वाली बीमारी और फैल रही है, आप लोग जानते हैं, ओनली लीजेंड कैन अंडरस्टैंड। चलिए आएंगे 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है। यहां पे प्रश्न आपसे यह भी पूछ ले, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जन्य नहीं है। यहां पे आपसे प्रश्न यह भी पूछ ले, इनमें से कौन सी बीमारी फंगस के द्वारा नहीं होती है। लेकिन यहां पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य या फिर बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरिया बॉर्न। तो ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये सभी, या फिर डी सी ऑप्शन है पोलियो। तो ट्यूबरकुलोसिस आप लोग जानते हैं टीबी क्षय रोग है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा। लेप्रोसी की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो रोग जो है बैक्टीरिया जन्य नहीं है, तब किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचारण जो है, कंटामिनेशन कह लीजिए या फिर संचरण कह लीजिए, दूषित भोजन अथवा जल से होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, जिसको आप लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है, उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं और पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। आपका हथवे नहीं उठेगा, आपका पैरवे नहीं उठेगा, सुन्न हो जाएगा, या कभी कभी हाफ बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, या कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे बचने की आवश्यकता है। पोलियो का खुराक बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे अमिताभ बच्चन जी पोलियो का प्रचार करते हैं, टीबी का प्रचार करते हैं ना, तो इसके बचाव के लिए टीके, वैक्सीन आदि लगाए जाते हैं। तो जिसको समय समय पर लगवाना जब भी डॉक्टर निर्देशित करें तो जरूरी है। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 12 नंबर का। यहां पे पूछा गया है आप सभी से, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है। ठीक ठीक बात कहा गया है विषाणुओं के लिए। तो इनमें अपना उपापचयी तंत्र, मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। अरे भाई बिल्कुल गलत बात है। इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। तो जब भी हम विषाणुओं की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। तो ये बी जो बात कहा गया है यही विषाणुओं के लिए उपयुक्त है। जबकि विषाणु ना तो वैकल्पिक परजीवी है, ना तो ये प्रतिजैविकी से एंटीबायोटिक्स से नष्ट होते हैं। तो सबसे ठीक बात विषाणुओं के लिए क्या कहा गया है, इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, न्यूक्लिक मटेरियल के रूप में। चलिए भाई आएंगे 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है, सिट्रस कैंकर नामक रोग फैलता है या होता है, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से या फिर कैल्शियम की कमी से। तो सिट्रस कैंकर रोग भाई बिल्कुल कैल्शियम की कमी से नहीं फैलता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। ना ही ये विषाणु से फैलता है, ना ही ये कवक से फैलता है। तब फैलता किससे है, जीवाणु से फैलता है। सिट्रस कैंकर रोग जो है जीवाणु से फैलता, उसके लिए एक जिम्मेदार जीवाणु जो है जैंथोमोनास सिट्री होता है ना। ऑप्शन सी यहां पर आप लोग लगा लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है 14 नंबर का। यहां पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है भाई, तो पीसीआर में किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि डीएनए पॉलीमरेज में एक एंजाइम आता है टाक पॉलीमरेज, ठीक है, टैग पॉलीमरेज आता है, तो वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो भाई थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है। ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, अधिक गर्म स्थानों में भी जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस द्वारा प्राप्त डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग पीसीआर में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ले चलते हैं सीधा सीधा आपको 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन, क्या प्लाज्मिड पर। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है।
बैक्टीरिया का, तो आप ये भी नोट कर लेंगे। या फिर एपिसोम पर पाए जाते हैं, या फिर मीजोसोम पर पाए जाते हैं, या फिर न्यूक्लियाइड में पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग जानते हैं जीवाणु क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की जगह पे जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियाइड पाया जाता है। लेकिन जब बात करेंगे न्यूक्लियाइड की, तो इसमें श्वसनीय एंजाइम भाई नहीं पाए जाते हैं। तब कहां पाए जाते हैं, ये मीसोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन मीसोसोम। अगर आपसे पूछे कि श्वसन स्थल कौन सा है जीवाणु का, ठीक है, रेस्पिरेटरी जगह पूछे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछ ले, तो आपको मीसोसोम बताना है। ऑप्शन सी तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 16 नंबर का क्वेश्चन, आप सभी के स्क्रीन पर है। और यहां पे भाई आप सभी से क्या पूछा गया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड विटामिन 12, और ऑप्शन बी इज लैक्टिक एसिड, और ऑप्शन सी इज सिट्रिक एसिड, और लास्ट ऑप्शन डी इज विटामिन B6। तो यहां पे क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से विटामिन B12, जिसको कि साइनोकोबालामीन कहते हैं, प्राप्त होता है। अब देखिए 3 से 4 प्रश्न नोट करिए। यहां भी पहला प्रश्न पूछा प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है, भैया विटामिन B12 प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा विटामिन B12 जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि विटामिन B12 का केमिकल नेम बता दीजिए, तो साइनोकोबालामीन आपको बताना है। तो 3 से 4 प्रश्न ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 17 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके फंगस वाले चैप्टर से है, ठीक है, कवक चैप्टर से है, फंजाई चैप्टर से है। यहां पे पूछा गया है बेसिडियोकार्प फलनकाय है। फलनकाय को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ राइजोपस, और ऑप्शन बी इज म्यूकर, और ऑप्शन सी इज एल्ब्यूगो कैंडिडा, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है एगैरिकस। तो बेसिडियोकार्प जो फलनकाय होता है वो एगैरिकस का होता है, मशरूम का होता है। ऑप्शन डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। 18 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। तो ये रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए भाई आते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है सीधा सीधा स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से मिलता है। व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, क्या है, एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है। तो क्लोरोमाइसिटिन मिलेगा, टेरामाइसिन मिलेगा, एरिथ्रोमाइसिन मिलेगा, या फिर ओरियोमाइसिन मिलेगा। तो बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस की, तो इससे जो प्राप्त एंटीबायोटिक होता है उसका नाम क्या है, टेरामाइसिन है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए, यह भी साबित हो सकता है। निम्नलिखित में कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या स्यूडोमोनास उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, या फिर एस्परजिलस नाइजर प्रयुक्त होता है, या फिर सैकेरोमाइसिस होता है, या फिर म्यूकर होता है। तो अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होने वाला जो स्पीसीज है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सैकेरोमाइसिस। आइए चलेंगे अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। डबल रोटी सुबह सुबह चाय में डुबो करके खाने का अपना ही मजा भाई, आप लोग भी खाते होंगे। लेकिन क्या कभी ये सोचे हैं कि आखिर ये डबल रोटियां जो बनाया जा रहा है इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, क्या कवक, या फिर एल्गी, या फिर बैक्टीरिया, है ना, या फिर वायरस। तो वायरस का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, सभी लोग जानते हैं। तो बताइए कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। पहला बात तो पता चला कि डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, कवक किया जाता है, फंगस प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन कौन सा कवक, क्या एगैरिकस, क्या ईस्ट, या फिर म्यूकर, या फिर पीथियम। अंग्रेजी में पाइथियम भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो कुछ भी पढ़िए, क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपका नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितना सही है ये देखा जाएगा। तो कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में
प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर डिटेल देख लीजिए। ईस्ट जो है सैकेरोमाइसिस कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में होता है। यह कवक शर्करा का किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन करता है। इस क्रिया में यह इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण माध्यम में असंख्य छोटे छिद्र बनते हैं जिससे डबल रोटी बनती है, ठीक है। एथेनॉल का उपयोग शराब उद्योग में शराब बनाने में होता है ना, हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 22 नंबर का क्वेश्चन। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतया कहे जाते हैं। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली कॉल्ड। एस्कोमाइसिटीज वर्ग क्या है? कवक का एक वर्ग है, क्लास है। तो पफ बॉल्स कहा जाएगा, थैली कवक कहा जाएगा, जल पपूदी कहा जाएगा, या फिर किट कवक कहा जाएगा। पफ बॉल्स और सैक फंजाई और वाटर मोल्ड्स, और फिर ऑप्शन नंबर डी है रस्ट फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य को सामान्यतया थैली कवक कहते हैं। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पर आपको लेकर के। 23 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एल्ब्यूगो होता है क्या? ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय रोगजनक, बी विकल्प अंतःकोशिकीय परजीवी, सी विकल्प अंतराकोशिकीय मृतोपजीवी, एक इंटरसेलुलर, एक इंट्रासेलुलर, डी ऑप्शन है फैकल्टेटिव अंतराकोशिकीय परजीवी। चलिए भाई कुछ छात्र रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन अंग्रेजी में लाइए, तो यही क्वेश्चन अंग्रेजी में देख लीजिए। एल्ब्यूगो इज ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन, और ऑप्शन बी इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट, और ऑप्शन सी इज गिवन हियर इंटरसेलुलर सेप्रोफाइट, और ऑप्शन डी इज गिवन हियर फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय रोगजनक होता है। क्या होता है भाई? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे देखिए आपसे पूछा गया है राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या 24 स्क्रीन पर। एस्कोमाइसिटीज ऑप्शन ए के रूप में स्थित है। फाइकोमाइसिटीज ऑप्शन बी के रूप में तैनात है भाई। बेसिडियोमाइसिटीज ऑप्शन सी के रूप में है तैयार, और ड्यूटेरोमाइसिटीज आपका ऑप्शन डी के रूप में दिख रहा है। तो राइजोपस की बात करेंगे तो ये जो है आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या होगा भाई? ए करेक्ट हुआ, बी करेक्ट हुआ, सी करेक्ट हुआ, या फिर डी ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइकोमाइसिटीज, वर्ग फाइकोमाइसिटीज का क्या है? राइजोपस होगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए शादी विवाह में लोग मटर मशरूम ज्यादा खोजते हैं भाई, तो मशरूम का ही प्रश्न है। मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है। मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता वह है एक। द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज अ जाइगोस्पोर है, बेसिडियोकार्प है, एस्कोकार्प है, या फिर एस्कोगोनियम है। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि फलनकाय फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? बेसिडियोकार्प होती है। तो यही जमीन के ऊपर दिखाई देती है। ऑप्शन बी यहां पर आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पे डिटेल में देख सकते हैं मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एगेरिकस है। यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। इसमें बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग संरचना होती है, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होती है, या कह लीजिए फ्रूटिंग बॉडी होती है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती है। इसमें स्पोर्स का भी निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है किसमें? फ्रूटिंग बॉडी में। चलिए आते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, और बिल्कुल ये हार्ड टाइप का भी क्वेश्चन ले सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। निम्न में से कौन सा जलीय कवक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस? जलीय कवक कौन सा है? कौन सा कवक है जो कि जल में पाया जाता है? सेप्रोलेग्निया है एग्जांपल के ऑप्शन के रूप में ए दिया है सेप्रोलेग्निया, बी ऑप्शन है राइजोपस, सी ऑप्शन है पेनिसिलियम, और डी ऑप्शन है मार्केला। ठीक है, तो यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेप्रोलेग्निया। क्या है? एक जलीय कवक है, एक्वेटिक फंगस है। सेप्रोलेग्निया आपका राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर के प्रश्न पर आइए। 27 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया ऑकर्स इन ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में,
पेनिसिलियम में या फिर इन सभी में? तो यहां भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनाएंगे इस प्रश्न से। तो कोनिडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या किसमें होता है? पेनिसिलियम में होता है। अब आपसे यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि एक एंटीबायोटिक आई थी भाई जिसका नाम पेनिसिलिन था, किसके द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। कहां से प्राप्त किए थे? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से प्राप्त किए थे, है ना? तो नोट करिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर यहां पे पूछा गया है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है क्या एस्कोमाइसिटीज में, क्या बेसिडियोमाइसिटीज में, क्या ड्यूटेरोमाइसिटीज में, क्या फिर सभी कवकों में? तो ऐसा तो है नहीं भाई सबके सब में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाए। तो डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, गलत बात कहा गया है यहां पर। तो लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है किसमें? ऑप्शन सी ड्यूटेरोमाइसिटीज में, या फिर कुछ लोग ड्यूटीरोमाइसिटीज पढ़ देते हैं। तो जो भी पढ़िए आपका क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यूटीरोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आज की इस क्लास में यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज की इस क्लास में हम सभी लोगों ने देखा है टोटल 25 प्लस क्वेश्चंस। ये सारे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा हर बार की तरह। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, शेयर जरूर कर दिया करिए। और रिक्वेस्ट ये भी है कि जो चीज आपको समझ में ना आया हो वो आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और एक अफवाह यहां पे कई सारे यूट्यूबर्स के द्वारा ये फैलाई जा रही है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम फलाने तारीख को होगा, धमाके तारीख को होगा। तो आप लोग किसी की बातों पर जरा सा भी ध्यान ना दीजिए। और बार बार हम भी ये सूचना बना करके अपलोड नहीं करते हैं, इससे आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा। मैंने बड़े बड़े चैनल्स को देखा है कि क्या करते हैं, आधा घंटा 1-1 घंटा लाइव आते हैं और उसमें अपना कोर्स का प्रचार करेंगे 15 मिनट 20 मिनट, और 15-20 मिनट आपका इधर उधर वेबसाइट खोल करके दिखाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखिए भाई, सब कुछ टाइम पर होगा। अभी के लिए अपडेट आपके लिए यही है कि आपका फर्स्ट वीक में कर दिया गया है एंट्रेंस एग्जाम परिषद के द्वारा। इसकी जानकारी परिषद के सचिव श्रीमान एसके श्रीवास्तव जी ने खुद दी है। आपका जीकब का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, आप उसको फॉलो कर लीजिए। जीकब की वेबसाइट बार बार विजिट करते रहिए। आपको किसी भी क्लास को किसी भी चैनल के वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? बस आप मन लगा करके क्लास पढ़िए, तैयारी करिए, आपका नंबर अच्छा आना चाहिए। एग्जाम की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन उसके पहले क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई है? कहीं से हमारा कुछ छूटा तो नहीं है? आप इस बात पर ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातों में ना लगिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।